नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने कल बताया कि हम ये जीएसटी के ऊपर नई लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने कल जीएसटी की पूरी टाइमलाइन देखी। आज हम जीएसटी रिलेटेड जितने भी एक्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद जितने भी एक्ट पास किए गए हैं, वो सारे एक्ट्स के बारे में इस लेक्चर में जानकारी पाएंगे। तो जैसे हमने टाइमलाइन में देखा कि जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने की ज़रूरत थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 246 है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 जो है, ये आर्टिकल 246 क्या कहता है? आर्टिकल 246 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वेरियस आइटम्स पे टैक्स लगाने की पावर देता है। आर्टिकल 246 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू levy taxes on various matters. To levy taxes on various matters listed in Schedule 7, listed in the 7th schedule of the Constitution of India. तो बेसिकली आर्टिकल 246 से शुरुआत होती है, जहाँ पर आर्टिकल 246 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अलग अलग चीज़ों पर टैक्स लगाने की पावर देता है। वेरियस मैटर्स लिस्टेड इन शेड्यूल 7। तो आर्टिकल 246 एम्पावर करता है किस चीज़ों पे सेंटर और किस चीज़ों पे स्टेट टैक्स लगा सकती है। और ये जो वेरियस मैटर्स दिए हैं, उसकी लिस्ट दी है शेड्यूल नंबर 7 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, इसकी जानकारी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी था, ये अब हम समझ रहे हैं। अभी हमने देखा कि आर्टिकल 246 एम्पावर करता है। आर्टिकल 246 एम्पावर्स central government as well as state government to levy taxes on various matters listed in schedule 7 of constitution of India। तो अब हम शेड्यूल 7 क्या है ये देखेंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 246 केंद्र सरकार और राज्य सरकार को टैक्स लगाने की पावर देता है अलग अलग विषयों पर, जो विषय शेड्यूल 7 में मेंशन किए गए। तो शेड्यूल 7 बेसिकली क्या है? शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ये 3 लिस्ट है। शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 जो है, इसमें 3 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो है ये यूनियन लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट है। ये लिस्ट 2 जो है ये स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट 3 जो है ये कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। ये 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो है वो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 है वो स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट 3 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जो लिस्ट 1 है, इसमें जितने आइटम्स दिए गए हैं, जितने मैटर्स दिए गए हैं, उन सारे मैटर्स पे केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में जितने मैटर्स दिए गए हैं, उन सारे मैटर्स पे केवल केंद्र सरकार लॉज बना सकती है, कायदे बना सकती है, और वो मैटर्स केंद्र सरकार के
कंट्रोल के अंडर है। लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है, उसमें जो मैटर है उन सारे मैटर्स को स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स उस पर एक्ट बनाए और वो सारे मैटर्स अपने कंट्रोल में रखे। और जो थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट एज वेल एज सेंटर कैन मेक लॉस। तो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों एक्ट बना सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो यूनियन लिस्ट है, उस यूनियन लिस्ट में लगभग 100 आइटम्स है, 100 विषयों की लिस्ट है ये। स्टेट लिस्ट में लगभग 70 है और कॉन्करेंट लिस्ट में 30 के अराउंड सब्जेक्ट्स हैं। ये जस्ट मैं मोटा मोटी आंकड़े बता रहा हूँ आपको, बट अब हमें ये समझना है कि शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्ट 1 में जो मैटर है उन मैटर पर केवल केंद्र सरकार लॉ बना सकती है, लिस्ट 2 में जो मैटर है उस पर केवल राज्य सरकार, और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट। तो यहाँ हम समझते हैं कि यूनियन लिस्ट जो है, इस लिस्ट में अलग अलग मैटर है, लाइक डिफेंस है, फॉरेन रिलेशंस है, वो सारे मैटर यूनियन लिस्ट में आएंगे। और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट मैटर के पास, और एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो स्टेट के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, ये मेन एक मैटर है कि एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लॉ बना सकती थी। पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, लेकिन बाद में उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। तो ये 3 लिस्ट है जिससे केंद्र और राज्यों को अधिकार दिए गए हैं। तो शेड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट है, उस लिस्ट में क्या क्या मैटर दिए गए हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सिर्फ इसमें इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, जो भी इनकम है उस पर केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगा सकती है। और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। हालांकि इंडिया में कोई भी स्टेट अभी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाता है। तो इस तरह से ये मैटर्स जो है, वेरियस मैटर्स वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं शेड्यूल 7 के हिसाब से। तो अभी इनकम टैक्स पे स्टेट यूनियन गवर्नमेंट लगा सकती है, एग्रीकल्चर इनकम पर स्टेट लगा सकती है। इसी तरह से अलग अलग विषय दिए गए हैं इस लिस्ट में, जिस पर एक्ट बनाने का और अगर टैक्स है तो टैक्स चार्ज करने का अधिकार केंद्र या राज्य के पास है। तो जो एक्साइज ड्यूटी है, अभी देखिए, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये जो कुछ टैक्स है, ये टैक्स केवल और केवल केंद्र सरकार के अधिकाराधीन थे, केवल केंद्र सरकार ही उस पर लॉ बना सकती थी। इसी तरह से जो वैट है, मेन वैल्यू एडेड टैक्स है, तो वो विषय राज्य का था। वैट बेसिकली क्या है, सेल्स टैक्स है, मतलब जो भी बिक्री होती है उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट्स को है। तो ऐसे अनेक विषय है, लाइक इंटरटेनमेंट टैक्स है, बहुत सारी लिस्ट है ये टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट को था। यानी कि शेड्यूल 7 में कुछ विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार जो केवल केंद्र के पास था, और कुछ विषयों को टैक्स लगाने का अधिकार जो केवल राज्यों के पास था। इस अधिकार में चेंज करना था जीएसटी में, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी था। इस बात को आप ज़रा ढंग से समझिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की मेन वजह यही है। शेड्यूल 7 जो है उसमें दिए गई यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इसीलिए ही जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी था। तो अभी हमने देखा कि कुछ विषयों पर केवल केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी और कुछ टैक्सेस जो है वो केवल राज्य सरकार लगा रही थी। अब अगर ये एक्साइज ड्यूटी चार्ज करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो शेड्यूल 7 में चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तभी हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। सिमिलरली ये जो सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट, ये लगाने का अधिकार केवल राज्य के पास था। टैक्स ऑन सेल्स, तो वैट टैक्स ऑन सेल्स है, ये टैक्स लगाने का अधिकार केवल स्टेट के पास था। इसीलिए अगर ये टैक्स, सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को देना है, केंद्र सरकार को देना है, तो इस शेड्यूल 7 में
चेंजेस करने पड़ेंगे। तो शेड्यूल 7 में चेंजेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तभी हो सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंडमेंट करना जरूरी था। जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी था, ये अब हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इस रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड ये आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल ये हमने अभी देख लिया। इसके बाद अब ये तो आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना क्यों जरूरी। जीएसटी रोल आउट करने के लिए, जीएसटी लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना जरूरी था। और जैसे कि मैंने टाइमलाइन में बताया कि 115 अमेंडमेंट बिल 2011 में लाई थी। 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सरकार 2011 में लाई थी, मगर 2013 तक ये बिल पास नहीं हो पाया। इसीलिए 2014 में जब इलेक्शन हुए तो ये बिल लैप्स हो गया, लोकसभा में लैप्स हो गया बिल, और वो बिल फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो कि 2014 के इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट, तो उन्होंने वो बिल फिर से इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। तो वो जो बिल था वो 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 था। ठीक है, जिसे अरुण जेटली साहब ने दिसंबर 2014 में इंट्रोड्यूस किया। तो लोकसभा में उन्हें इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 2015 में मई में लोकसभा ने इसको पास करवा दिया। उसके बाद बिल राज्यसभा गया, राज्यसभा में कांग्रेस ने इसका विरोध किया और अदर अपोजिशन पार्टीज़ ने भी इसका विरोध किया। उसके बाद सिलेक्ट कमेटी को ये बिल भेजा गया। जीएसटी बिल फिर जॉइंट कमेटी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट कमेटी बनाई, उनके पास भेजा गया। और तब तक मतलब 2015 साल में गवर्नमेंट अपोजिशन का सपोर्ट नहीं मिला पाई, तब तक ये बिल ऐसा ही पड़ा रहा। ये हालांकि लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया। फिर 2016 में कांग्रेस और बीजेपी एग्री हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, और उसके तुरंत बाद अगस्त 2016 में राज्यसभा ने ये बिल पास कर दिया। तो अगस्त 2016 में राज्यसभा ने ये बिल पास कर दिया। राज्यसभा ने 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया, और उन्होंने कुछ इसमें बदलाव भी किए थे। इसीलिए फिर से अगस्त में ही, अगस्त 2016 फिर से लोकसभा में बिल पास करवाई, क्योंकि राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट बताए थे तो वो अमेंडमेंट किए गए। और उसके बाद ये बिल जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर पास हुआ, हालांकि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो इसीलिए ये पार्लियामेंट में तो पास हो गया, ठीक है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया। पर एज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर स्पेशल प्रोविजन इज़ देयर कि ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, फिर भी इसको 50% राज्यों ने भी पास करवाना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 268 में इसका प्रावधान है कि 50% ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई दिस टाइप्स ऑफ बिल्स। तो ऐसा प्रोविज़न है आर्टिकल 268 में, 368 में। इसीलिए इस बिल को राज्यों के लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबलीज में भी पास करना जरूरी था। तो एटलीस्ट 50% स्टेट्स, मतलब मिनिमम 15 स्टेट की इसको इस बिल को रेटिफिकेशन मिलना चाहिए था, मंजूरी मिलनी चाहिए थी। वो भी सितंबर 2016 तक 16 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया। 16 स्टेट्स रेटिफाइड द बिल। ये बिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो 2014 में इंट्रोड्यूस किया था, ये बिल है। ये जीएसटी बिल नहीं है।
स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं कि जीएसटी बिल है ये। जीएसटी के लिए अलग से कानून बनाए गए बाद में, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट ये 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों करवाना ज़रूरी था, मैंने आपको पहले बताया कि उसके लिए 7 शेड्यूल में चेंजेस करने हैं, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चेंजेस करने हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, सितंबर 2016 में 16 स्टेट्स ने इनको रेटिफाई कर दिया। तो रेटिफाई कर दिया उन स्टेट में फर्स्ट स्टेट था आसाम, जिन्होंने 16 अगस्त को इनको रेटिफाई कर दिया। मतलब सितंबर तक, ये जो डेट मैंने लिखी है सितंबर 2016 के 2 सितंबर 2016 तक 16 स्टेट्सों ने रेटिफाई कर दिया। तो इनमें सबसे पहले अगस्त 2016 में आसाम में कर दिया, फिर से 17 अगस्त 2016, फिर सेकंड जो स्टेट है वो बिहार ने भी 16 अगस्त को ही इसको रेटिफाई कर दिया। मतलब इस तरह से 16 स्टेट्स ने 2 सितंबर 2016 तक इस बिल को रेटिफाई कर दिया। ठीक है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर ये बिल पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी से, क्योंकि ये स्पेशल बिल था। और राज्यों ने भी रेटिफाई कर दिया 2 सितंबर तक। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी 16 राज्यों की जो सम्मति चाहिए थी वो भी मिल गई। अभी देखिए, ये जीएसटी को जो विरोध हो रहा था उसके कारणों में एक कारण ये भी था कि जो स्टेट्स है, राज्य है, तो सारे राज्यों को इक्वल वोटिंग पावर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जीएसटी का उसमें। और जीएसटी काउंसिल में भी इक्वल वोटिंग पावर है, मतलब 1 स्टेट 1 वोटिंग पावर। तो इसको कुछ राज्यों ने विरोध किया था, जैसे कि जयललिता तमिलनाडु से इसको विरोध हुआ था कि वो चाहते थे कि बड़ा राज्य है तो उसको ज़्यादा वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ बहुत विरोध करने के बहुत मुद्दे थे विपक्ष के, लेकिन सब पर सहमति बन के 2 सितंबर 2016 तक 16 स्टेट ने इनको रेटिफाई कर दिया। हमने देखा कि असम फर्स्ट था, बिहार सेकंड, तीसरा झारखंड था, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ हिमाचल प्रदेश, छठा गुजरात था। इस तरह से हर स्टेट ने, महाराष्ट्र इसमें 11 स्टेट्स था, 11 नंबर पर उन्होंने इसको रेटिफाई कर लिया। तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ 2 सितंबर तक। 16 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया और 8 सितंबर 2016 को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली, मतलब प्रेसिडेंट ने भी इस बिल को अपनी सम्मति दे दी। तो इस तरह से ये 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। ठीक है, देखिए हमने जैसे देखा कि 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, वो लैप्स हो गया। उसके बाद 122nd मतलब 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। वो 122nd अमेंडमेंट बिल जो था 2014 का, उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया, अमेंडमेंट एक्ट 2016, क्योंकि 2016 में इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली। तो ये सारी जर्नी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यहाँ तक आके पहुँची कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए इसमें। तो ये सब हम अब तक देख रहे थे, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड थी। ठीक है दोस्तों, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार हुए रहे। ठीक है, तो वो सुधार क्या हुए वो अब हम यहाँ देखते हैं। ये हमने देखा, अभी देखेंगे कि 101st अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 101st अमेंडमेंट,
2016, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव आए वो अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा, आर्टिकल 246 empowers the Article 246 empowers the central government as well as state government to levy taxes on various matter listed in the 7th schedule of Constitution of India। तो इसके लिए हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ये सब देखी थी। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद आर्टिकल 246, ये तो पहले से ही था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अभी ये अमेंडमेंट होने के बाद आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव आया, तो ये फर्स्ट चेंज है, आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया। ठीक है, आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया। तो आर्टिकल 246 इंसर्ट किया गया तो उसमें कुछ बताया नहीं है कि क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ पर आर्टिकल 246 में क्या हुआ, स्टेट गिवन पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि हमने देखा था शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट 1 थी, तो उस लिस्ट 1 में सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी चार्ज करने का अधिकार यूनियन के पास था। अब वो अधिकार स्टेट्स को भी दिया गया। ठीक है, ये फर्स्ट चेंज हो गया आर्टिकल 246(1) इंसर्ट होने के बाद। और सेकेंड चेंज ये रहा कि यूनियन कैन चार्ज IGST ऑन इंटरस्टेट। यूनियन कैन चार्ज, यहाँ टैक्स, ये IGST बाद में है, टैक्स ऑन इंटरस्टेट कॉमर्स। तो आर्टिकल 246A इंसर्ट होने से ये दो चीज़ हो गई मेन, कि राज्यों को अधिकार दिए गए कुछ चीज़ों पर टैक्स लगाने के लिए, जैसे कि कस्टम्स था, सर्विस टैक्स था, और उसी तरह से केंद्र को भी अधिकार दिए गए कि सेल्स पे टैक्स लगाने के लिए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का मेन पर्पज़ हमने देखा था 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ उसमें जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 थी, उसके जो मैटर्स थे, तो उनका दोनों राज्य और केंद्रों को, दोनों को सारे मैटर्स पर टैक्स लगाने की सम्मति देने के लिए ये आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया। ठीक, आर्टिकल 246 तो पहले से ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन नया अभी 101st अमेंडमेंट एक्ट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ये आर्टिकल 246 इंसर्ट किया गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आप समझ रहे हैं, फिर भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज है, फर्स्ट तो हमने देखा 246A, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 246A इंसर्ट हुआ, उसके वजह से क्या क्या चेंजेस हो गए हमने अभी देखे। उसके बाद 269A, आर्टिकल 269A भी इंसर्ट किया गया। तो इसमें क्या कहा गया, एक फर्स्ट का यह कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर, मतलब पार्लियामेंट को पावर दिए गए, किस लिए, IGST लागू करने के लिए पावर दी। फर्स्ट 269A में ये फर्स्ट चेंज हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया। और दूसरा चेंज इसमें ये हुआ कि जो भी पैसा आएगा GST में, तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ GST काउंसिल। ठीक है,
तो आर्टिकल 269A इंसर्ट होने के बाद ये चीज़ें आ गई कि यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट को पावर है मनी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस तरह से यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया पार्लियामेंट को आईजीएसटी का, और मनी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सब मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ये एक बदलाव आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमने देखा 246A, तो यहाँ हमने जिन जिन को स्टडी किया है हमने यहाँ पे लिख देगा 246A हो गया, 269 ये हो गया, ये दोनों स्टडी किए हमने, देखे इसमें क्या क्या बदलाव है। उसके बाद 279A, आर्टिकल 279A इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 279 पहले से, पर आर्टिकल 279A किया। ये क्या कहता है, जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन बताया जाता है। फॉर्मेशन प्रोविजन, ठीक है। आर्टिकल 279 जो इंट्रोड्यूस हुआ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बाद, उसमें ये आर्टिकल 279 ये कहता है कि एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा जो ये जीएसटी रिलेटेड सारे मैटर्स पे डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए। अब ये बात है कि आप जैसा जानते हैं कि एज़ पर आर्टिकल 270 फाइनेंस कमीशन बनता है, बराबर। आर्टिकल 280 के हिसाब से फाइनेंस कमीशन बनता है, पर आर्टिकल 270 में उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, सेट जो भी टैक्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, और सब यहाँ चलता रहता है आर्टिकल 270 के हिसाब से। आर्टिकल 280 के हिसाब से फाइनेंस कमीशन इनकॉर्पोरेट होती है, 270 के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे किस तरह से वो पोर्शन, कितना पोर्शन स्टेट्स को जाएगा, कितना सेंटर को रहेगा ये। पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद ये 3 आर्टिकल इंसर्ट किए गए हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जीएसटी के बारे में। ठीक है, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, कैसा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हो गए, ये सारी बातें देख लेंगे। अब इसमें एक बात है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो ये गुड्स पे तो टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी बहुत पहले से थी, मगर सर्विस टैक्स 1994 में आया था। तो सर्विस टैक्स का जो कानून था वो कानून जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में लागू नहीं था, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ये जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। और आप हालांकि जानते ही कि एज़ पर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर स्टेट को थोड़े अलग से उनका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनता है, तो वो आर्टिकल 370 भी बीच में आता है। ठीक है, इसलिए अभी तक जम्मू एंड कश्मीर इसमें नहीं आ पा रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सर्विस टैक्स जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो सर्विस टैक्स होल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जो टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसमें सर्विसेज भी आ रही हैं, तो ये रेफरेंस मैंने आपको बताया। तो अभी हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसमें ये 3 आर्टिकल में चेंजेस हो गए। आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस हो गया, आर्टिकल 269A इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद 269A और 279A भी इंट्रोड्यूस हो गया, और आर्टिकल 279A ने जीएसटी काउंसिल फॉर्म करने की प्रोविज़न की है। हालांकि ये जीएसटी काउंसिल फॉर्म करने का कौन कहता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जीएसटी काउंसिल फॉर्म करने के लिए कहेंगे। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। तो ये जीएसटी काउंसिल कैसे फॉर्म होगा, हमने अभी हालांकि देखा कि अंडर आर्टिकल 279A प्रेसिडेंट विल फॉर्म,
प्रेसिडेंट विल फॉर्म द आर्टिकल। अभी इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा, ये सारी बातें आर्टिकल 279 में दी गई। तो हम अभी ये जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन रहेंगे इस काउंसिल के। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे। साथ में ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वो भी मेंबर रहेंगे। तो मतलब केंद्र की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे। और बाकी जो स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट से उनके हर राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर्स या कोई भी अदर रैंक के मिनिस्टर या ऑफिसर्स, ये सब रहेंगे। मतलब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे इनके बॉडी में। तो ये बेसिकली जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें दिया गया। इसके अलावा भी अभी ये तो सब जो बॉडी हुई ये मेन बॉडी है, इसके अलावा भी नॉन वोटिंग पावर के साथ, विथ नॉन वोटिंग पावर्स के साथ एक रहेंगे रेवेन्यू सेक्रेटरी। टरी जो है वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी रहेंगे इस काउंसिल के। तो मतलब ये सेक्रेटरी क्या करते हैं, ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अरेंज करना, कम्युनिकेशन करना, ये काम इनको करना पड़ेगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी रहेंगे इस जीएसटी काउंसिल के। और उनके साथ ही साथ रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ ही ये जो मैंने लिखा है में नॉन वोटिंग पावर के साथ है, उस तो थे रेवेन्यू सेक्रेटरी। और सेकंड जो है वो है सीबीएसई चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इनके चेयरमैन। ये नॉन वोटिंग पावर्स के साथ ये लोग रहेंगे। रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है ये जीएसटी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, ठीक है। ये नॉन वोटिंग पावर के साथ ये दोनों भी रहेंगे। अब जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, उस डिसीजंस के लिए वोटिंग पावर्स देना जरूरी था। तो 1/3 पावर सेंटर के पास है। 1/3 वोटिंग पावर सेंटर्स को दिए गए, यानी केंद्र सरकार को। और 2/3 वोटिंग पावर स्टेट्स के पास है। यानी जब भी वोटिंग होगा तो केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये दो आदमी हैं, इनके पास 1/3 वोटिंग पावर रहेंगे। और जो भी स्टेट्स है 31 स्टेट्स नहीं 29 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज विथ स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो 31 पार्टीज होती है। तो इन सब का पावर 2/3 रहेगा, ठीक है। ये वोटिंग पावर है। अभी मैं ये नॉन वोटिंग पावर्स ये मिटा देता हूँ। तो ये वोटिंग पावर के बारे में हुआ। 1/3 वोटिंग पावर्स आर विथ सेंटर एंड 2/3 वोटिंग पावर आर विथ स्टेट गवर्नमेंट। जब भी डिसीजन लिया जाएगा मीटिंग में तो इस तरह से वोटिंग होगा। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने के लिए मिनिमम कोरम जिसे कहते हैं, मिनिमम गणपूर्ति, वो 50% है। यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के 31 एफएम्स हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर एक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक, तो ऐसे टोटल 33% होंगे। इन 33% में से मिनिमम 50% मतलब 16 आदमी इस काउंसिल के जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये कोरम हो गया। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, मिनिमम कोरम तो देख लिया। अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल में, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन लेने के लिए जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन लेने के लिए 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए। मतलब जितने भी वोटिंग पावर है, सेंटर के पास 1/3 है, स्टेट के पास 2/3 है। तो अगर एक आध बात पे सहमति नहीं हो रही है और उस पर वोटिंग लिया गया, तो 3/4 मेजॉरिटी से डिसीजन लेना चाहिए। 3/4 यानी अगर 20 मेंबर है तो उसमें से 15 मेंबर ने इसके साथ आना चाहिए। उसी तरह से अगर हम 32 मेंबर पकड़ते हैं तो मिनिमम 22 मेंबर इसके साथ में होने चाहिए पक्ष में, तभी डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि अगर केंद्र सरकार
किसी भी डिसीजन के पक्ष में है तो केंद्र सरकार, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, प्लस मिनिमम 3/4 मेजॉरिटी चाहिए ना, तो इसमें लिए सेंटर प्लस मिनिमम 20 स्टेट्स उस डिसीजन के पक्ष में होने चाहिए, तभी वो डिसीजन जीएसटी काउंसिल में हो पाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेट्स के पास भी बहुत सारे अधिकार है, स्टेट्स के पास ज़्यादा वोटिंग पावर है, और डिसीजन मेकिंग के लिए भी मिनिमम 20 स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह से ये जीएसटी काउंसिल फंक्शनिंग करेगा, उसके पावर्स बांटे गए जीएसटी काउंसिल के। तो जब जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ है सितंबर 2012 में फर्स्ट टाइम जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ है, उसके बाद सितंबर 22-23 को जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग हुई। तो इस तरह से जीएसटी काउंसिल की 30 जून 2017 तक 18 मीटिंग हो चुकी है, और इसमें जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं अब तक, वो डिसीजन कंसेंसस पे लिए, कंसेंसस मतलब सर्वसहमति से लिए गए हैं, कभी भी वोटिंग कराने की नौबत नहीं आई है अभी तक। तो इसीलिए इस जीएसटी काउंसिल का भी बहुत बड़ा महत्व है इसमें। ठीक है, अभी हमने देखा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी था, किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, और किस तरह से जीएसटी काउंसिल भी बना, और उसके फंक्शन, पावर और उसकी बॉडी कैसा है, ये सब देखा। तो अभी तक हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वाई इसकी क्या ज़रूरत थी। उसके बाद 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 देखा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है, क्या क्या हुआ। उसके बाद जीएसटी काउंसिल देखा, आर्टिकल 279 ए के तरह ये बनाया गया। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी है। इसके बाद ये जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कानून पास किए गए। ठीक है, अभी ये जीएसटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया जीएसटी लागू करने के लिए। बेसिकली इसमें पावर दे दी है किसको, जीएसटी काउंसिल को, और सेंटर और राज्यों को, कि जीएसटी रिलेटेड लॉ वो बना सकते हैं, ये पावर दिए गए। इसके बाद उनको पावर मिलने के बाद जो एक्ट बने पार्लियामेंट में, अभी हम वो एक्ट्स देखते हैं। तो पार्लियामेंट में जो एक्ट बने, वो एक्ट सबसे पहले बनाया गया, अभी इसको मैं टाइटल लेता हूँ, एक्ट्स रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद कौन कौन से एक्ट आ गए। तो पहला आ गया CGST, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये केंद्र ने पारित। इसके बाद आ गया एक IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद आ गया UPGST। तो ये पारित करने के लिए एक्ट बनाने पड़े, कि जो मार्च 2017 में पार्लियामेंट में ये एक्ट बनाए गए। एज अ मनी बिल इसको पारित कर दिया गया है। तो ठीक है, CGST, IGST, UGST हुआ, और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन एक्ट 2017, ये 4 कानून, ये 4 एक्ट पार्लियामेंट में पास किए गए। ठीक है, जीएसटी आने के बाद ये CGST, IGST, UTGST एंड गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन एक्ट 2017 ये पार्लियामेंट में पास किए गए। उसी तरह से हर एक स्टेट को SGST एक्ट भी पास करवाना पड़ा, क्योंकि वो अपना अपना स्टेट्स में वो पास किए। तो जैसे मैंने कहा कि SGST एक्ट कितने स्टेट, 29 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज विथ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये है दिल्ली और पुडुचेरी। तो कुल मिलाकर 31 असेंबलीज़ में, 31 असेंबलीज़ में ये SGST एक्ट
पारित किया गया। ठीक है, केंद्र ने जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 4 एक्ट पारित किए और हर राज्य के लेजिस्लेचर ने, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जीएसटी एक्ट अलग से पारित किया गया। ठीक है, तो ये जीएसटी रिलेटेड एक्ट है। और जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए था, ना कि वो जीएसटी बिल था। कुछ स्टूडेंट उसे जीएसटी बिल करके कंफ्यूज करते हैं, बट वो जीएसटी रिलेटेड था, जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल था, पर उसे हम जीएसटी बिल नहीं कह सकते। तो जीएसटी रिलेटेड ये सारे बिल है, वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्ट करके लागू किए गए। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा रिफाइन करके समझ लें कि सीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन एक्ट क्या है, और एसजीएसटी क्या है। तो इसमें से अब अगर देखेंगे तो सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी क्या है, ये एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, यानी सीजीएसटी सेंटर का है, एसजीएसटी स्टेट का है। तो उसके बाद ये आईजीएसटी, यूटीजीएसटी क्या है, और गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन एक्ट क्या है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये सारे एक्ट पास किए गए, तो उसके लिए कुछ रीज़न्स है, कारण है। मान लीजिए यहाँ स्टेट्स हैं, 2 स्टेट हैं, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है एक, और एक यूनियन टेरिटरी है थर्ड यहाँ पर। तो ये हम जानते हैं कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें 2 जगह पर ये, तो ये पार्टी है सब, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, और ये यूनियन टेरिटरी है मान लीजिए। ठीक है, अब जब भी इस राज्य में मान लीजिए एक स्टेट है, इसमें कुछ प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो उस पर केंद्र सरकार सीजीएसटी लगाएगी और राज्य सरकार एसजीएसटी लगाएगी। यहाँ हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्टेट 1 जो है, इस स्टेट में कुछ माल मैन्युफैक्चर हुआ और वो माल उसी स्टेट में बेचा गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि स्टेट 1 में माल का प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, और वो माल स्टेट 2 में बेचने के लिए गया। ठीक है, मतलब इंटर स्टेट यहाँ कॉमर्स हो रहा है, तो यहाँ जो लगेगा वो है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आईजीएसटी ये अलग से टैक्स नहीं है, ये एक सिस्टम है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। कैसे हम समझते हैं, अभी यहाँ स्टेट 1 में मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया, यहाँ सीजीएसटी लगेगा, और इस स्टेट में जब वही माल बिकेगा तो यहाँ का स्टेट जीएसटी लगेगा। तो यहाँ का मान लीजिए स्टेट जीएसटी 9% है और सीजीएसटी 9% है। तो इस केस में इंटरस्टेट जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होगा, तो इस केस में टोटल आईजीएसटी यहाँ पर 18% लगेगा, और इसमें से सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को मिलेगा और एसजीएसटी का हिस्सा उस रिस्पेक्टिव स्टेट को मिलेगा। ठीक है, तो ये एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी समझ लिया। अब जो भी यूनियन टेरिटरीज है, तो वो 2 जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटर है उनका, तो वो एसजीएसटी बनाएंगे, और जो 5 रिमेनिंग जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर बनेगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी। ठीक है, तो ये 4 कंसेप्ट हमने अभी समझ लिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ठीक है, ये सब हो गया। और उसके बाद एक हमने ऐड देखा, तो वो क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन एक्ट 2017। तो हमने जीएसटी के टाइमलाइन में देखा कि राज्य सरकारों को डर है कि जीएसटी आने के बाद उनका टैक्स कलेक्शन कुछ कम होगा, तो ऐसे राज्यों को कंपेंसेट करने के लिए ये गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन एक्ट लाया गया। यानी कि जिन राज्यों का नुकसान होगा जीएसटी आने की वजह से, अगर उनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है, मतलब पहले उनको जितना टैक्स मिलता था उससे कम टैक्स अभी मिलता है, तो उस केस में केंद्र सरकार उस राज्य को कंपेंसेट करेंगी, उसको जितना शॉर्टफॉल आ रहा है उतना टैक्स वो भर देंगे। तो इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन एक्ट बनाया गया। तो जीएसटी काउंसिल ने लगभग 1200 कमोडिटीज़ के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा उसके लिए रेट स्ट्रक्चर ये कर दिया है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, 4-5 स्लैब बनाए हैं,
5%, 12%, 18% और 28%। और ऐसे कुछ जो डिमेरिट्स गुड्स है लाइक टोबैको है, अल्कोहल है, एरेटेड ड्रिंक्स है, उस पर कुछ अलग से सेस लगेगा। उस सेस लगाकर राज्यों को कंपेंसेट किया जाएगा, इसीलिए ये गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन एक्ट बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हम जीएसटी सिस्टम और उसका फंक्शनिंग कैसा होता है जीएसटी का, इसमें ये थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी सिस्टम कैसे चलता है ये हम डिटेल में देखेंगे, तो अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, अभी इस लेक्चर में हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने देखा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ, अलग अलग एक्ट बनाए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में हम फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी सिस्टम काम कैसा करता है, उसमें सारे रेट स्लैब्स वो भी जानेंगे, और एक्चुअल फंक्शन उसके बैक एंड में क्या क्या है। और अभी जो मैंने आपको CGST, IGST वो इंटरस्टेट वाला थोड़ा थोड़ा बताया, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे।